Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares Organon, Materia and Repertory lectures. इतने सारे lectures handwritten notes के साथ मिलते हैं कहीं? नहीं ना? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. Let's get started. Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Let's get back to another topic from the subject repertory, in which we will be discussing the steps of repertorization in detail. Friends, previous video मैंने steps of repertorization पे बनाया हुआ था जिसमें मैंने इन सारे स्टेप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द स्टेप्स इन डिटेल्स. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि जो अपकमिंग अपडेट्स है रेपर्टरी के लेक्चर्स के वो मिस ना हो तो जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करें. सो हियर इट हैज बीन मेंशन्ड दैट steps to repertorization starts with case taking and ends by finding out the similimum. रिपर्टराइजेशन करने के लिए आपके पास एक केस होना चाहिए, इसीलिए रिपर्टराइजेशन स्टार्ट होता है केस टेकिंग से एंड एंड्स बाय फाइंडिंग आउट द सिमिलिमम. ठीक है, नाउ हियर आर फ्यू ऑफ द स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप है केस टेकिंग. केस टेकिंग में क्या होता है? केस टेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड द आउटकम टोटली डिपेंड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप. ठीक है, तो केस टेकिंग पहला स्टेप होता है और आपका रिपर्टराइजेशन कितना अच्छा होगा, उसका आउटकम कितना ज्यादा फ्रूटफुल होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने केस कितना अच्छे से लिया है. ठीक है, the next step is recording and interpretation. Precise recording is very crucial for proceeding further. Both recording and interpretation is to be done simultaneously. Recording should indicate the intensity of the symptom. ठीक है, तो केस टेकिंग करते वक्त आपको सिम्टम्स को इंटरप्रेट और रिकॉर्ड भी करना है. तो आप जब रिकॉर्ड करोगे सिम्टम को तो आपको उससे उसकी इंटेंसिटी का पता चलेगा. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है दैट सिम्टम जो पेशेंट बता रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन हमें बताता है कि सिम्टम का नेचर क्या है. ठीक है, तो इट टेल्स अबाउट द नेचर एंड द टाइप ऑफ सिम्टम. अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट सिम्टम्स बेसिकली कुछ टाइप्स के होते हैं. जैसे सबसे पहला हो गया जनरल, पर्टिकुलर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन. ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स है. जनरल सिम्टम के अंदर मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल और पैथोलॉजिकल जनरल्स भी आते हैं. ठीक है, तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन. अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन कैसे करना होता है सिम्टम्स का. तो इवैल्यूएशन मतलब होता है कि सिम्टम को आप हायरार्की के अकॉर्डिंग अरेंज करो. ठीक है, सिम्टम्स को आप हायरार्की के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो उसके 3 स्टैंडर्ड मेथड्स हैं. ठीक है, ये आपको याद रखने हैं. देयर आर बेसिकली 3 स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स. ठीक है, जिसमें पहला जो मेथड है वो है बोनी हसन का. ठीक है, तो जो डॉक्टर बोनी हसन है उनके अकॉर्डिंग पहला मेथड जो है, इफ द केस हैज मोर फिजिकल्स एंड कंकॉमिटेंट्स. अगर कोई ऐसा केस है जिसमें मोर फिजिकल और कंकॉमिटेंट सिम्टम है तो हम डॉक्टर बोनी हसन का मेथड यूज करते हैं. इसमें कंकॉमिटेंट्स को सबसे हाई वैल्यू दी जाती है. मूविंग ऑन, अगर हम डॉक्टर केंट के मेथड की बात करें तो इफ केस हैज मोर जनरल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर केस में ज्यादा जनरल या फिर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं तो हम उसको डॉक्टर केंट के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करते हैं और इसमें फीलिंग या फिर विल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. ठीक है, मूविंग ऑन, बोगर, डॉक्टर सीएम बोगर के मेथड की अगर हम बात करें तो अगर केस में ज्यादा पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ज्यादा पैथोलॉजिकल जनरल्स हैं, सो वी गो फॉर बोगर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो अभी तक हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो मेंशन किया है स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन में, दैट वाज केस टेकिंग. नेक्स्ट वाज रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन. थर्ड वाला क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एंड दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. ठीक है,
एज अ फिजिशियन आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पेशेंट की डिजीज में क्योर क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है और उसको पता लगाने के लिए डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज मैंडेटरी, ठीक है। इरेक्टिंग द टोटलिटी, नेक्स्ट स्टेप आता है टोटलिटी को खड़ा करना। ऑल द सिम्टम्स कलेक्टेड डू नॉट फॉर्म द टोटलिटी, ये तो हम सबको पता है दैट केस टेकिंग में वी कलेक्ट डजन्स ऑफ सिम्टम्स, बट वो सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो टोटलिटी फॉर्म नहीं करते हैं। हमें उन सिम्टम्स का एक लॉजिकल अरेंजमेंट करना होता है जो कि सबसे ज्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट के है, और वो जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ सिम्टम होता है वो टोटलिटी को फॉर्म करता है, ठीक है। तो टोटलिटी को फॉर्म करने के लिए हमें सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करना होता है। सिक्स स्टेप की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी एंड रिपर्टराइजेशन प्रॉपर, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी और रिपर्टराइजेशन प्रॉपर में आपको REP, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, डॉक्टर बोनी हसन का, डॉक्टर केन का, डॉक्टर बोगर का। तो अगर जैसी जैसी सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, जैसे केस में अगर सिर्फ जनरल और कैरेक्टरिस्टिक है तो यू विल हैव टू गो फॉर केन्स रिपर्टरी, अगर मोर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है सो यू विल हैव टू गो फॉर बोगस रिपर्टरी, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिपर्टरी का सिलेक्शन करना है और रिपर्टराइजेशन प्रॉपर, दैट मीन्स यू विल हैव टू go through repertorization, ठीक है। rearrangement of the totality in the terms of the repertory selected is called repertorial totality, ठीक है। तो totality को अगर आप फॉर्म कर रहे हो on the basis of repertory selected, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा हुआ है that बोनी हसन की जो repertory है इसमें concomitant को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो हायरार्की जब फॉर्म होगी तो concomitant सबसे ऊपर लाई करेगा और बाकी सिम्टम्स की कम इंपॉर्टेंस होती है, they will lie डाउनसाइड इन द हायरार्की, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर जब रिपर्टरी के बेसिस पे टोटलिटी बनाई जाती है तो ये थोड़ा यहाँ पे डल नजर आ रहा है, आई हैव यूज्ड ऑरेंज पेन उसकी वजह से, बट यहाँ पर रिपर्टोरियल टोटलिटी लिखा है, ठीक है। तो रिपर्टोरियल टोटलिटी कहते हैं हमें। नाउ फाइनल आउटकम को हम लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, सिम्टम लिखा जाता है, उसका रिलेटेड रूब्रिक, रीजन क्या है उसके सिलेक्शन का, एंड फाइनली द पेज नंबर। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज रिपर्टोरियल रिजल्ट, ठीक है। तो आप जब रिपर्टराइज कर दोगे तो आपके पास एक क्लोजली रनिंग मेडिसिन आएगी, ठीक है, और आप उसे नोट डाउन करोगे और वो उससे रिलेटेड आप मार्क्स नोट करोगे, ठीक है। जैसे सपोज लाइकोपोडियम मेडिसिन आती है और वो 7 रूब्रिक्स को कवर करती है और 18 मार्क्स मिलते हैं, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन 18/7, दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द रेमेडी, ठीक है। फाइनली एनालिसिस एंड रिजल्ट, आपको जो भी मेडिसिन आई है जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ मेडिसिन में जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हुए हैं वही करेक्ट मेडिसिन हो, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है एनालिसिस करते वक्त। वो चीजें क्या होती हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट द रेमेडी विच गेट्स द हाईएस्ट मार्क इज नॉट नेसेसरी द सिमिलिमम, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया। द फाइनल रेफरल टू मटीरिया मेडिका इज मैंडेटरी, आपको मटीरिया मेडिका रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप फाइनल प्रेस्क्रिप्शन करने वाले होते हो तब। The finally selected remedy must pass through the certain criteria such as susceptibility, sensitivity, suppression, the level of similarity, vitality and miasm to avoid at the right potency and dose schedule, ठीक है। तो आपको रिपोर्टोरियल रिजल्ट के बाद एनालिसिस करनी होती है, पेशेंट को अपने ध्यान से देखना होता है, उसके सिम्टम्स को मटीरिया मेडिका से कोरिलेट करना होता है और फाइनली पेशेंट की एज देख के उसके सारे चीजों को देख के वो सब फिर रेमेडी का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फ्रेंड्स मैं डेली रिपर्टरी का एक लेक्चर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि रिपर्टरीज के लेक्चर मिस ना हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इनसाइड ऑर्गेनॉन एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू।